जी गौतम सर हमारे साथ हैं अगले प्रत्याशी अंकित सामरिया। अंकित जी वीडियो ऑन करें। नमस्ते सर। नम्रता जी अपना वीडियो ऑफ करें। नम्रता जी वीडियो ऑफ करें। अंकित जी आपके फेस पे लाइट आनी चाहिए। हाँ हेलो। एक हेलो जी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपकी सर। नहीं आ रही है इस पर फेस पर। सर नमस्ते सर। गुड। आप जो है एमए इन हिस्ट्री। जी सर। अच्छा। आजकल आपने योगा और प्राणायाम भी लिखा है आपका जो है ना हॉबीज में। जी जी सर। यू आर डूइंग समथिंग, कुछ जॉब कर रहे हैं आप? जी सर, वर्तमान में मैं राजस्थान तहसीलदार सेवा में कार्यरत हूँ सर। अरे वाह गुड। चलिए, तो अब आपका ऑप्शन जो है ना तहसीलदार सेवा तो नहीं होगा? जी जी सर, बिल्कुल RS ही ऑप्शन है सर मेरा। अच्छा अच्छा गुड। आजकल बंगाल की चर्चा में बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित था? सर बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद उपन्यास है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो 1876 और 77 में हुआ था। और उस दौरान तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अनेक पाबंदियां लगाई थी ब्रिटिश सरकार ने, उनसे कर वसूला जा रहा था जबरदस्ती, और उनके विरोध में उन्होंने विद्रोह किया था। गुड 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 गुड। अच्छा, डॉक्टर हरविलास शारदा के बारे में इन दिनों में जो है उनके जो है बिल के बारे में इन दिनों में चर्चा में है, क्या है वो? सर हरविलास शारदा ने जो है वो बालिका की जो विवाह की जो आयु है उसको लेकर एक बिल तैयार किया था 1929 के अंदर। उस समय विवाह की जो आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित की थी, वर्तमान में 18 वर्ष निर्धारित है सर। और सरकार और अभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसकी आयु को बढ़ाने के लिए एक विचार किया जा रहा है सर। उसका क्या इम्पैक्ट मानते हैं आपके, क्या इम्पैक्ट होगा उसका अगर ये आयु बढ़ाई जाती है तो? सर इससे आयु, अगर महिलाओं की शादी की आयु बढ़ती है तो उसका सीधा सा जो कनेक्शन है वो हमारी जनसंख्या पर पड़ेगा, क्योंकि सर जैसे विवाह की आयु ज्यादा होगी तो विवाह के बाद अगर कोई महिला जैसे माँ बनती है तो अभी 18 साल के बाद 19 साल में माँ बनती है, उसके बाद अगर उसकी आयु 21 वर्ष या 20 वर्ष या 22 वर्ष जो भी निर्धारित करती है परिवार, तो उसके बाद क्या एक डिले आएगा थोड़ा माँ बनने की, जो अभी 18-19 साल की आयु में जो महिलाएं माँ बन जाती है वो अगर थोड़ा लेट टाइम पे बनेगी तो उससे जनसंख्या पे एक सीधा साधा इफेक्ट पड़ेगा सर डायरेक्टली। दूसरा एक और इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा सर महिलाओं के जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है उस समय क्या है कि 18 वर्ष की आयु के तक स्कूली एजुकेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाने का अगर आयु बढ़ाई जाती है तो उसके लिए उसको अच्छे अवसर भी हैं। गुड। एक और इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा बॉडी पर भी। सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी सर। हाँ, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 18 साल की बच्ची कोई भी जो है ना माँ बनने लायक नहीं होती है, तो वो भी एक जो है ना अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, चलिए। सत्य शोधक समाज के बारे में सुना है आपने? जी सर इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में की गई थी। समाज का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सामाजिक स्थिति में सुधार करना और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना था सर। बाबा रामचंद्र जो है किसान आंदोलन से क्या संबंध रखते हैं वो? सर माफी चाहूंगा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सर बाबा रामचंद्र सर ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। सॉरी सर माफी चाहूंगा रिकॉल नहीं कर। चलिए कोई बात नहीं। प्रथम जो है सिविल सर्विसेज में जो है प्रथम भारतीय कौन था जिसका सिलेक्शन हुआ था? सर श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर। गुड। ये पिंडारी कौन थे और टोंक से इनका क्या संबंध है? सर पिंडारी यहाँ के टोंक के रूरल शासक थे, और ब्रिटिश राजपूत टाइम के अंदर इन्होंने राजपूत शासकों में अपना मतलब आंतरिक हस्तक्षेप किया था उनके शासनकाल में। ये थोड़ा इसमें पढ़ना आप देखना इसको। पिंडारी जो है ना टोंक में जो है ना वो हार्डिंग्स ने जो है ना इनको ये हेस्टिंग्स ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम ये पिंडारियों का लूट मार कर रहे थे बहुत सारे, तो उस समय जो है इन्होंने, फिर मैं हमको डिस्कशन रिव्यू में इसको बताऊंगा मैं आपको ना। चलिए, इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ एज, ये या मेरे कार्यों का मूल्यांकन मेरे जो है शब्दों से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से किया जाए, ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है वो। लॉर्ड जो है कौन था वो जो है या गवर्नर या मतलब वायसराय जिसको कहते हैं, लॉर्ड जो है कौन था, ध्यान है क्या आपको? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं, या इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ एज, या मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना,
शब्दों से नहीं, ये किसने कहा था? सर आई एम नॉट श्योर, अगर अनुमान लगाऊं तो सर। हाँ हाँ, सर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है सर, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने तो नहीं कहा था। चलिए हम बाद में बात में करेंगे। दिल्ली दरबार से आप क्या समझते हैं? तीसरा दरबार में क्या हुआ था तीसरे दिल्ली दरबार में? सर तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था सर। और इन दरबारों को आयोजित करने का मेन जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सम्राट की या साम्राज्य की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करना होता था सर। और तीसरे दिल्ली दरबार के समय सर केसरी सिंह भारत ने चेतावनी का चुंबटिया भी लिखा था, जिससे मेवाड़ के महाराणा उस सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली तो गए, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक घटना और इम्पोर्टेंट हुई थी उसकी सर, उसके बाद सर दिल्ली को राजधानी बनाना सर। हाँ, ध्यान आ गया आपको। कावेरी जल विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में? सर कावेरी जल विवाद आज से लगभग 135 से 140 वर्ष पुराना है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में सर मेन विवाद है इसमें। और कावेरी नदी जो है वो केरल राज्य के काडगुम के पहाड़ियों से निकलती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के कावेरी, आप जस्ट रिपीट करना। सर केरल राज्य के कोडगुम के पहाड़ियां। केरल राज्य से नहीं निकलती है सर, इसका अपवाद क्षेत्र है ना 8% केरल के अंदर। हाँ, वहाँ केरल में है, लेकिन ये निकलती वहां से कर्नाटक से। सर मैं माफी चाहूंगा सर, इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। कोडगुम के पहाड़ियों से ये निकलती है। और हाँ। तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए इसमें सर विवाद के मेन जड़ ये है कि तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु और कर्नाटक का ही विवाद है। बिल्कुल सर, दोनों के बीच पानी को लेकर विवाद है। 1824 से सर इसकी शुरुआत हुई थी। और ये सर ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा समस्या होती है, जब वहाँ तमिलनाडु के अंदर जो चावल की जो फसल होती है ना सर, उसके टाइम इसमें पर्याप्त पानी को लेकर दोनों के बीच में विवाद होता है। एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह एक लकड़ी की जो है ना मीनार भी है यहाँ, कहाँ पर है? आपने पढ़ा क्या कुछ न्यूज़पेपर में आज? सर मैं माफी चाहूंगा, आज अखबार में आया भी था सर। 85 फीट की वो मीनार है सर, थोड़ी झुक गई थी। और सर मैं उस देश का नाम निकल गया मेरे ध्यान से सर। आज ही न्यूज़पेपर में था सर, लकड़ी की बनी हुई है। चलिए मैं रिव्यू कर लेते हैं, तब आपको डिस्कशन में बताता हूँ। आपने जो है वो जो उसका सन्यासियों के विद्रोह का वो 1776 से नहीं 63 से शुरू हुआ था ये, और 1800 तक चला था। बीच में भी और भी हुआ था, लेकिन ये और इसी के आधार पर आनंद मठ जो है ना उसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हरिदास शारदा के बारे में आपने सही बताया था। सत्य शोधक समाज के बारे में आपने सही बताया। आपका जवाब बिल्कुल सही था। बाबा रामचंद्र किसान आंदोलन जो है किसानों को जागृति पैदा करने के लिए रामचरितमानस का पाठ करते थे। किसानों को जागृत करने के लिए जो मतलब उस समय के जो जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड थे, या जिनके जो है किसान लोगों का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने इनको जागृत किया था बाबा रामचंद्र देव ने। उसको किसानों में जागृति पैदा करने की, तो रामचरितमानस का पाठ करते हुए उनको जागृत किया, तो इसलिए इनका नाम जो है उससे किसान आंदोलन से बाबा रामचंद्र का जुड़ा हुआ है। आपने सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में, भारतीय सिविल के प्रथम जन होते अधिकारी थे, आपने सही बताया। पिंडारी जो है ये हेस्टिंग्स के समय जो है ना ये लुटेरे थे, बहुत सारे उसमें लुटेरे थे, और ये लोग जो लूटपाट करते और भाग जाते थे। तो इसको जो है ना रोकने के लिए हेस्टिंग्स ने जो है ना इन पर जो है ना चारों तरफ से इनको घेर कर और हरा दिया था। और उनको जो है ना ज्यादा, कुछ लोग तो ज्यादातर तो मर गए थे। ये टोंक के जो है ना अमीर खां बच गए थे, एक दो और बच गए थे। तो अमीर खां को जो है इन्होंने टोंक की जागीर दे दी थी और यहाँ बसने के लिए कह दिया था। एक दो को इसी तरह बसा दिया था। तो ये उसी समय से जो है टोंक की जागीर उनको मिली थी। ये इस युग का कर्तव्य या द ड्यूटी ऑफ एज या मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं, ये लॉर्ड रिपन ने कहा था। रिपन ने जो है ना, क्योंकि वो यहाँ पर जो है ना हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो है वो स्वायत्त शासी संस्थाओं के विकास के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका लॉर्ड रिपन का जो है बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। तो उन्होंने कहा था। दिल्ली दरबार के बारे में आपने सारी बातें सही बताई थी कि राजधानी भी वहां कलकत्ता से वहां दिल्ली शिफ्ट की गई थी। ये इसमें कावेरी विवाद के बारे में ये जो है ना वो आई हैव सीन दिस जो है ना कर्नाटक में इसका ओरिजिन है ना, एक पहाड़ी पर है, वो देख के आए थे हम लोग भी। और वो कर्नाटक में है, कर्नाटक से ये तमिलनाडु में जाकर, तो इसके पानी के बंटवारे के बारे में ये जो है ना विवाद है, और वो आज इसीलिए चर्चा में था। ये इटली की जो है ना वो पीसा लीनिंग टावर और पीसा की तरह एक कोलालमपुर में हाँ मलेशिया में एक 83 फीट की जो है ना ऊंची मीनार है वो, और ये मौसम के बाहर की वजह से वो झुक गई है, आज के न्यूज़पेपर में था। तो आई विश फॉर द बेस्ट अंकित जी, आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन लेवल आपका अच्छा है, गुड।
I wish for the best. Wish you best of luck. थैंक यू सर। जी राजेश सर। अंकित जी, आपके चेहरे पे अंधेरा है सर एक मिनट सर, क्या डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं? सर एक मिनट देख लेते हैं। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। वो वीडियो में फिर आपको साफ दिखेगा नहीं, इसलिए। जी अंकित जी। सर एक मिनट में डायरेक्शन चेंज। जी जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अंकित जी, आपका शायद दूसरा या तीसरा मॉक है? सर ये मेरा दूसरा मॉक है सर। अच्छा। हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है आपका? जी सर, हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, आप मुझे एक दो वाक्यों में उसका मीनिंग बताएंगे। जो अतीत को अनदेखा करते हैं वे भविष्य की खाई खोदते हैं। कैसे? सर अतीत में जो घटनाएं हुई है वो हमारे लिए एक आदर्श है, या हमारे वो आगे की जो मेरे जो कोई कार्य किया जाता है उसके लिए उसके अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन करके और उसके आधार पर हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सर अभी हाल फिलहाल की घटनाओं पे माइक ऑफ करिए। अलका जी माइक ऑफ करें। जी अंकित जी कंटिन्यू रखें। जी सर, अतीत के काल में जो घटनाएं हुई सर वो हमें भविष्य के लिए एक नई सीख देती है कि उन घटनाओं से हम कैसे क्या सीख सकते हैं। जैसे कि हम 1857 की क्रांति को अगर लेवें सर, तो 1857 की क्रांति के दौरान जो घटनाएं हुई उस दौरान जो हमारी कमियां थी, जो हमारा उस समय संगठन नहीं था और बुद्धिजीवी वर्गों का हमने सहयोग नहीं लिया था और उसकी जो है सीमित भागीदारी थी, उसके आधार पर हमने भविष्य में उन चीजों से सीख लेते हुए जब कांग्रेस जो गठित हुई थी पार्टी, उसके आधार पर उनके मौन उद्देश्य उन्होंने यही रखे थे सर कि इसमें सबसे पहले श्रमिकों और मजदूरों को जोड़ा जाए, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इससे जोड़ा जाए और इसका प्रसार जनसाधारण के बीच में किया जाए ताकि हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। ठीक है। अभी न्यूज़पेपर में आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ दी कि जो एक आरपीएस ऑफिसर थे उनको समय से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी, अब उनको सीधा बर्खास्त किया गया। जी सर, तो आप मुझे ये बताइए ये कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है क्या, या ओनली सरकार का फैसला है ये सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है जिसको नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही उसको उसकी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है और उसके लिए पर्याप्त उसको सुनवाई का अवसर या उसकी जांच वगैरह करवा कर फिर उसको बर्खास्त किया जा सकता है। और दूसरा सर इसमें अगर कोई ऐसे कोई घटना घटित हो जाए जिसके आधार पर लगे सरकार को कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए तो उसके आधार पर भी कर सकती है। और दूसरा सर राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत जो सिविल क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 है सर, उसका नियम 13(2) कहता है सर कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक प्रकरण में ये दोषी करार दिया गया हो या दोषी हो जाने की संभावना हो भविष्य में, तो उसको भी सर इसके आधार पर बर्खास्त कर सकती है राज्य सरकार। ठीक है। अभी एक और न्यूज में पढ़ रहा था कि असम में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां पर एक पार्टी के प्रत्याशी की कार में ईवीएम मशीन मिली है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिली है, ईवीएम। जी जानकारी है आपको? बिल्कुल सर, इसमें सर वहाँ के जो एक नेता हैं जो उनकी गाड़ी में ये मशीनें पाई गई थी सर, वहाँ पे मतदान होने के समाप्ति के पश्चात उनकी जो पोलिंग पार्टी थी सर उनकी खुद की गाड़ी खराब हो गई थी, तो उस पार्टी की मतलब जो नेता है उसकी महिला की वो गाड़ी पाई गई और उसमें वो गाड़ी लेकर जा रहे थे। लेकिन सर चुनाव की स्वतंत्रता निष्पक्षता के लिए सर मेरे दृष्टिकोण से ये सही नहीं था, उनको तत्काल अपने हायर ऑफिसर से बात करनी चाहिए, चुनाव कंट्रोल रूम में तत्काल जिला स्तर पे या उपखंड लेवल के स्तर पे उनको बात करके वहां से व्यवस्था करवानी चाहिए। अच्छा, ये अभी एक सरकार का कल की 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के रूप में अपन जैसे उसको कई जने बोलते हैं मनाया जाता है, तो सरकार का एक निर्णय आया था जिसमें जो बचत योजना है उनकी ब्याज दरों में कटौती की गई। जी सर। फिर ये फैसला हाथों हाथ उनको बदलना पड़ा देशव्यापी विरोध के बाद। तो वापस रिप्लाई आया सरकार का कि ये गलती से हो गया था। आपको क्या लगता है, सरकार की गलती थी या जानबूझ के किया गया था?
सर कई बार जो होता है उसमें जो डिसीजन होते हैं वो सरकार के स्तर पे जो लिए जाते हैं, उसमें जो डिसीजन लिए गए उसकी समीक्षा के दौरान ही अगर किसी कारण से मुझे लगता है कि ये जारी हो गया था सर, और सरकार को लगा और कि इस पे कि अभी ये समय भी सही नहीं और पुनर्विचार किया जाना चाहिए इन पे, क्योंकि ये जो बचत योजनाएं हैं सर ये किसी समाज के विशिष्ट वर्गों से जुड़ी हुई है, जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं, जैविक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं वगैरह। तो इनकी अगर ब्याज दर अगर इन संबंधित योजनाओं की अगर घटा दी जाती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो इसलिए सरकार ने उसको वापस से ले लिया है। अच्छा, चलिए मान लीजिए ये गलती से हो गया था, एक त्रुटि, मानवीय भूल मान सकते हैं इसको, लेकिन अभी देख रहे हैं आपके पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बेतहाशा वृद्धि हो रही है उनमें, और जो प्राकृतिक गैस है उसके जो सिलेंडर्स हैं उनके दामों में भी वृद्धि हो रही है, लगभग 175 रुपए 2 महीने के अंदर बढ़ा दिए गए। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर ये सही है कि सर हमारे को पहला तो ये सर इन सब चीज़ों का पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनका हमारे यहाँ प्रोडक्शन उतना नहीं है कि हमारे कंजप्शन की पूर्ति कर सके, इनका आयात किया जाता है। अभी इस समय सर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हालांकि इनका मूल्य पहले से मुकाबले कम है, लेकिन वर्तमान में इनके जो मूल्य हैं वो लगातार घरेलू बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे सर ये है कि सरकार द्वारा जो एक तर्क दिया जा रहा है कि अभी देश की स्थिति थोड़ी इस तरह की नहीं है कि हम इसको रेटों को या मूल्य को कम रख सकें, इसलिए सर सरकार ने इनके पीछे तर्क दिया है वो कि इनको इस कारण से इनके मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं सर। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एक घरेलू परिवार या व्यक्तिगत स्तर से समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम तबके तक को ये प्रभावित करते हैं सर। अच्छा, चलिए मैं आपको स्थिति लॉकडाउन की थोड़ी सी बताता हूँ, फिर आप अपने उत्तर को अगर संशोधन करना चाहें इसमें, ठीक है, कुछ चेंज करना चाहें तो आप बोलिए। लॉकडाउन में कहते हैं कि जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल था 66% सस्ता हो गया था, लेकिन सरकार ने दाम बढ़ा दिए थे उस वक्त जब लॉकडाउन में जो गाड़ियां वगैरह थी उनका वाहन वगैरह थे उनका इतना कोई उपयोग नहीं आ रहा था, उस वक्त भी दाम बढ़ा दिए थे सरकार ने, भारत सरकार ने। अब आप क्या अपने उत्तर में चेंज करना चाहेंगे कुछ? सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, अपडेटेड नहीं। अच्छा, लॉकडाउन की जानकारी नहीं है जब क्रूड ऑयल के जो प्राइस के बारे में जानकारी नहीं है कि उस समय क्या चेंजेस हुए थे सर। चलिए मैंने बताया आपको, ये न्यूज थी उस वक्त के सरकार ने दाम बढ़ा दिए जब सस्ता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चलिए ठीक है। हमारे एक एमपी स्टेट में बहुत बड़ा हीरों का भंडार मिला है, और उस हीरों के भंडार को प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 2.25 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा, और सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी है, वहाँ की जो राज्य सरकार है। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? सर अभी जो आज ही के न्यूज़पेपर में था सर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा भंडार मिला है हीरो का, और इससे पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा पुराना सबसे बड़ा हीरो का भंडार था उससे 15 गुना बड़ा माना जा रहा है। यहाँ सर 2 समस्याएं आ गई है। हम एक तरफ तो आर्थिक विकास की ओर बढ़ेंगे क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पड़ेंगे, तो दूसरा पर्यावरण के साथ क्षति भी होगी इसमें कि हम वो 2 लाख पेड़ों को काटेंगे तो उसके जो वहाँ की जो परिस्थितियां, पर्यावरण जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो हम एक तरफ आर्थिक विकास को भी नहीं रोक सकते, लेकिन आर्थिक विकास की आधार पर हम पर्यावरण की तिलांजलि है उसकी भी बलि भी नहीं दे सकते। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि उस जो 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं उसके मुकाबले दुगुने पेड़ आसपास में लगाए जाए, और जिस भी कंपनी को, जैसे वो जो अडानी कंपनी की जो ग्रुप है उसको जो अभी ये टेंडर दिया है इसके लिए खनन के लिए, तो उस कंपनी से पहले ये जो इस टेंडर की एक शर्त डाली जाए कि इसमें जो 2 लाख पेड़ जो काटे जा रहे हैं उनके एवज में 4 लाख पेड़ लगाए जाए, और आसपास के पर्यावरण से रिलेटेड CSR के अंतर्गत उनसे वो कार्यों की एक तैयारी करवाई जाए कि ये कार्य उनके द्वारा उस क्षेत्र में किए जाने चाहिए। तो इसी के बाद ठीक है। देखिए, एक तो बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से असहज हैं, जैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा खुद ने भी आपने फील किया होगा, आप उत्तर देते वक्त थोड़ा सा असहज हैं आप। कब है आपका इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू? सर 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को। उसकी वजह से तो नहीं है ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। एक तो क्या है कि ये ईयरफोन जो लगा रखी है सर उसमें डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही थी, और आप हाथों को बिल्कुल इसमें थोड़ा सा वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हाथ आप बार बार थोड़ा हिला रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल थोड़ा सा असहजता को प्रकट करती है कि आप अपने शरीर को ज्यादा हिलाते डुलाते हैं, ठीक है? तो इसको आप मुख्य साक्षात्कार में थोड़ा सा कंट्रोल करें। फिर देखिए, उत्तर आप जो देते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है वो उत्तर, ठीक है? उसको थोड़ा सा आप छोटा करें, कम से कम शब्दों में आप उत्तर दें तो ज्यादा। इतना इंटरव्यू बोर्ड के पास टाइम होता नहीं है कि वो आपके बड़े उत्तर को सुने, तो पॉइंट आउट कीजिए, वाक्य पूरा नहीं बोले, पॉइंट आउट करके उसको कुछ शब्दों में सीमित रखें, ठीक है?
और तीसरी चीज आपने अभी, मैंने एमपी का पहले बोल दिया था, आपने कहा नहीं छत्तीसगढ़ में, नहीं छत्तीसगढ़ की न्यूज नहीं है ये एमपी की न्यूज है। जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ इस बार से। जी बिल्कुल, बाकी उत्तर आपके बहुत अच्छे, बहुत एक परिपक्वता नजर आई आपके उत्तरों में, कि आपको अच्छा एक आपके खुद के विचार रखे आपने, क्या सही है क्या गलत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकते हैं वहां पे। बाकी क्षेत्रीय ज्ञान आपको भीलवाड़ा का ये पहले मॉक में हमने पूछ लिया था शायद, जी तो सर। वहां से आज मैंने प्रश्न नहीं लिए। बाकी बहुत अच्छा आपका आत्मविश्वास कई उत्तरों में झलकता है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज आप जो है थोड़ा सा इससे बोर्ड में गलत मैसेज नहीं जाए कि आप असहज हैं, ठीक है, जी सर। तो इसको थोड़ा सा आप नियंत्रित करें। शुभकामनाएं आपको। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो आ रही है आपको? जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। बहुत बेहतर तैयारी पिछली बार की तुलना में। जी सर, अभी भी सर 7 दिन का ही टाइम मिला था, फिर भी मैं अच्छा फिर भी तैयार आपके उत्तर बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे अभी मैंने पिछले प्रत्याशी से पूछा था निर्मला सीतारमण के बारे में। जी सर। ये क्या जानकारी है? सर निर्मला सीतारमण जी अभी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और इनका जो सर गृह राज्य है वो सर आंध्र प्रदेश है, और ये अभी जो राज्यसभा जो सदस्य हैं वो सर कर्नाटक राज्य से हैं। राइट। हाँ। और ये कौन कौन से पद पर रह चुकी हैं? सर ये अभी अभी वर्तमान में तो वित्त मंत्री, इससे पहले सर रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। जी अंकित जी। जी सर। तो सर ये राज्यसभा सदस्य कहाँ से हैं? ये सर राज्यसभा सदस्य सर कर्नाटका राज्य से। ओके। तो क्या राज्यसभा सदस्य को मंत्री परिषद में लिया जा सकता है? बिल्कुल सर, राज्यसभा सदस्य को मंत्री परिषद में लिया जा सकता है सर। अच्छा, क्या राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री भी हो सकता है? राज्यसभा से बिल्कुल सर प्रधानमंत्री हो सकता है। कौन कौन रहे हैं? सर अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं सर, और सर 2 और रहे हैं, लेकिन अभी सर एकदम से याद नहीं आ रहे हैं सर। ओके ओके। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? सर राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 सर। ओके, वर्तमान में कितने हैं? सर वर्तमान में 245 है सर। राइट। और 5 सदस्य खाली हैं, सीटें खाली हैं। जी सर, वो सर केंद्र शासित प्रदेशों की सर सीटें खाली है अभी जनसंख्या के हिसाब से। कौन कौन से? सर माफी चाहूंगा ये देखना। ओके। अभी वर्तमान में राज्यसभा सभापति कौन है? सर राज्यसभा सभापति हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ओके। और उपसभापति? उपसभापति सर श्री हरिवंश नारायण सर। राइट, गुड। कहाँ से हरिवंश नारायण? सर माफी चाहूंगा, ध्यान से निकल गए। ओके ओके ओके। अच्छा, लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? सर लोकसभा में सर हमारे 552 अधिकतम हो सकते हैं, अभी वर्तमान में 545 हैं सर। 545? सर माफी चाहूंगा सर, मैं अपने को करेक्ट करना चाहूंगा, 543 अभी हैं सर। 2 जो एंग्लो इंडियन थे सर उनको अभी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है सर, इसीलिए। ओके। कौन से अनुच्छेद में है वो? सर एंग्लो इंडियन? हाँ जी सर, उनका 331वें संविधान उसमें आर्टिकल में। ओके ओके ओके। अच्छा, तो अभी जो एक संशोधन हुआ है 104वां संशोधन, जी सर। किसके आरक्षण को और 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? सर इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए जो आरक्षण की जो 10 वर्षों के लिए जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों के लिए जो प्रावधान था, उसको सर 70 की जगह 80 वर्ष का प्रावधान कर दिया, यानी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद है वो? सर वो 332 और 334 सर।
आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? सर मैं आई एम नॉट सर, थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार, या तो 331 333 भी हो सकता है सर। 31 में तो एंग्लो इंडियन है। सर माफी चाहूंगा सर, ध्यान से। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें और विश्लेषण कर लेते हैं। ये जो बिडेन और ट्रंप की विदेश नीति में क्या अंतर है? जो बिडेन और ट्रंप की विदेश नीति में सर 4-5 अंतर मुझे मूल रूप से नजर आते हैं। पहला सर ये है कि जो है इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए जो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नारा दिया था, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के साथ साथ ये जलवायु परिवर्तन के भी समर्थक है और इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं बाइडेन साहब, और उसके लिए उन्होंने वापस से जलवायु परिवर्तन के अंदर शामिल होने की बात कही है। दूसरा सर, अभी जो WHO है इसके अंदर शामिल होने की बात कही है इन्होंने। और तीसरा जो है सर, H1B वीजा जो होता है सर, प्रोफेशनल्स को दिया जाता था सर, वो उन्होंने अमेरिका में स्थानीय लोगों के रोजगार की कमी के कारण ट्रंप साहब ने इसने कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी सर, इसको अभी वापस से रियायतें दी गई है, जिससे भारत सबसे बड़ा लाभान्वित होगा। H14 वीजा क्या होता है? ये H1B1 वीजा तो आपने बताया है, ठीक है। और अगला पॉइंट सर अभी यही रिकॉल कर रहा हूं। ओके, तो क्या सऊदी अरब से संबंधित कोई नीतियों में परिवर्तन? सर सॉरी सर, अभी ध्यान में नहीं। अच्छा, ईरान को लेकर सर अभी जो है वो सर मेरे को एकदम फैक्चुअल तो इसका नॉलेज में नहीं है, लेकिन इन्होंने ईरान को लेकर जो हमारे प्रतिबंध वगैरह लगाए थे उन्होंने पुराने ट्रंप के समय में, राष्ट्रपति ट्रंप के समय, तो उसमें पुनर्विचार की बात कही है सर। फैक्चुअल इसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सर। ओके, तो क्या भारत इस संदर्भ में भारत का क्या स्टैंड है ईरान को लेकर? सर भारत के लिए अगर ईरान से सर प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो सर भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत के लिए जो हमारा खनिज तेल वगैरह का जो आयात किया जाता है सर, वो हमारे सबसे नजदीक भी है, तो इस कारण से हमारा को इससे फायदा होगा। दूसरा सर, हमारा जो चाय बार बंदरगाह का जो कार्य है वो धीमी गति से चल रहा है, तो उसमें भी तेजी आ सकेगी सर। और तीसरा हमारा जो है सर, इसमें जो व्यापार वगैरह है वो भी बढ़ेगा सर। ओके, एक अब्राहम समझौता हुआ है, अब्राहम समझौता। जी सर। सर ये अब्राहम अकॉर्ड जो है सर अरब इजराइल के बीच हुआ है सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। क्या है इसमें? सर ये जो फिलिस्तीन पर जो अधिकार जो है, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक वगैरह क्षेत्र है, उससे रिलेटेड है सर। मेरे को भी पूरा सर इसका ध्यान में नहीं आता है सर। ओके ओके, ठीक है, समीक्षा कर लेते हैं। जो आपका उत्तर है विक्रम निर्मला सीतारमण के बारे में, वो आपके उत्तर राइट हैं। और राज्यसभा सभापति और एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान है, आपने कहा कि इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं हुआ है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, ये अभी भी संविधान में बना हुआ है। अच्छा सर। आर्टिकल 331 है वो अभी भी एज जो मनोनयन का जो टाइम था उसको बढ़ाकर उसको वहीं पर रोक दिया गया है। जो आगे बढ़ाया गया वो ST/SC आरक्षण को बढ़ाया गया है सभाओं में और लोकसभा में 2 जगह। वो है आर्टिकल 330 और 332। जी सर, माफी चाहूंगा सर। इसके तहत बढ़ाया गया है और 104वां संशोधन है। सऊदी अरब के संबंध में जो बिडेन प्रशासन है उसकी नीतियों को उलट दिया गया है। सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता दे दी थी जब ट्रंप सरकार में थे तब, और बहुत सारे जो फाल्कन वगैरह जो हथियार हैं और फाइटर प्लेन्स है वो देने का समझौता किया था सऊदी अरब के साथ ट्रंप प्रशासन ने। उस समझौतों को बाइडेन प्रशासन ने उलट दिया है। अब वो सऊदी को कोई भी हथियार लेने से रोक लगा दी है और ईरान के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि भारत के हित में है। हालांकि सऊदी और भारत, ईरान दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, तो ईरान पर जो काटसा के तहत जो प्रतिबंध थे उनको बिडेन हटाने के मूड में है। और अब्राहम समझौता वही इजराइल और फिलिस्तीन और सऊदी को लेकर है जिसके मान्यता दी गई थी। तो इसको थोड़ा और डिटेल में आप देखें। बाकी ओवरऑल आपके आंसर्स पिछली बार की तुलना में बहुत ही अच्छे हैं और आपने बहुत अच्छा, मुझे लगता है काफी समय से इसमें अध्ययन किया है और इसका रिजल्ट आपको आई थिंक कि प्रॉपर इंटरव्यू में बहुत अच्छा मिलेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।